नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप शो। भारत में संवाद की प्राचीन और गौरवशाली परंपरा रही है। धर्म और समाज के जटिल से जटिल मुद्दों पर लंबी लंबी बहसें होती रही हैं। बहस के दौरान विद्वान अपने मत के समर्थन में कोई भी तर्क प्रस्तुत कर सकते थे। बस एक शर्त थी कि भाषा की मर्यादा और संयम बना रहे। संवाद में क्रोध या घृणा के लिए कोई जगह नहीं रही थी। आपने आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच शास्त्रार्थ का किस्सा सुना होगा। दोनों के बीच शास्त्रार्थ में निर्णायक बनी मंडन मिश्र की पत्नी भारती। मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य दोनों प्रकांड पंडित थे और 16 दिन तक कोई हारा नहीं। कहा जाता है कि तब भारती ने अपने ही पति के खिलाफ जाते हुए आदि शंकराचार्य को विजयी घोषित कर दिया था। ये देखकर सब दंग रह गई। तब भारती ने बताया कि मंडन मिश्र के गले में पड़ी माला के फूल क्रोध किताब से सूख गए हैं क्योंकि वो हार रहे थे, लेकिन आदि शंकराचार्य के गले में पड़ी माला के फूल अब भी ताजे हैं। ये कहानी यहाँ से और आगे जाती है, लेकिन कहानी के इस पहले हिस्से का सबक बहुत अहम है कि किसी जटिल बहस में क्रोध या किसी दूसरे दुर्गुण को लाने का परिणाम अच्छा नहीं होता। आज हम डिबेट के नाम पर जो देख रहे हैं उसकी तुलना मंडन मिश्र और आदि शंकराचार्य के बीच हुई बहस से करना बेवकूफ़ी होगी, लेकिन सबक यहाँ भी लागू है कि बहस के दौरान क्रोध या घृणा से कही गई बातों का परिणाम अच्छा नहीं होता। सवाल ये बिल्कुल नहीं है कि क्या कोई धर्म या धार्मिक शख्सियत आलोचना से ऊपर हो सकती है। सवाल ये है कि आलोचना का तरीका क्या होगा, उसका मंच क्या होगा और उसके लिए शब्द कौन से होंगे। नुपुर शर्मा प्रवक्ता से पूर्व प्रवक्ता हो गई, अब निलंबित भी हैं। नवीन जिंदल तो पार्टी से ही रुखसत कर दिए गए, लेकिन उन्होंने जो किया उसे भारत लगातार दूसरे दिन भुगतता रहा। पैगंबर मोहम्मद के अपमान को लेकर 5 जून को खाड़ी देशों ने भारत के राजदूतों को बुलाकर विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों को रात की शिफ्ट लगाकर बयान जारी करने पड़े, क्योंकि बात सिर्फ भारतीय सामान के बॉयकॉट की नहीं थी, इतनी मेहनत से साधे गए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर आंच आने लगी थी। आज यानी कि 6 जून को इन सारी बातों की गूंज घरेलू राजनीति में सुनी जा रही है और पूरी दुनिया में छपे और छप रहे अखबारों में इस कांड का जिक्र हो रहा है। जहां भारत की विदेश नीति की सफलता का जिक्र होता था, वहां डैमेज कंट्रोल के लिए उठाए गए कदमों की बात चल रही है। तो आज दिन की बड़ी खबर में हम इसी विषय की परतें टटोलेंगे, लेकिन पहले गौर कीजिए दिन के वीडियो पर। आज अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के प्रवेश द्वार पर कुछ लोग जुटे और खालिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की। इनके हाथ में तलवारें और अलगाववादी जर्नैल सिंह भिंडरावाले के पोस्टर थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान सेना और खालिस्तानी उग्रवादियों के बीच संघर्ष हुआ था और स्वर्ण मंदिर को खाली कराया गया था। इस घटना की याद में पंजाब में हर साल इस तरह की नारेबाजी और जुलूस निकलते हैं। इस साल कुछ ऐसे जुलूसों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर आई जहां पुलिस इन नारों के सामने मूक दर्शक बनी रही। सोशल मीडिया का जमाना है तो भारत की कल्पना के खिलाफ जाने वाले इन जुलूसों और इन नारों पर ध्यान पहले से अधिक गया। पंजाब पर नजर रखने वाले बता रहे हैं वैसे कि ये आम बात है, वहां हर साल इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं। ये था दिन का वीडियो। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी एक दुखद हादसे से जुड़ी है। 5 जून को मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से श्रद्धालुओं को तीर्थ यात्रा पर ले जा रही एक बस उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक खाई में गिर गई। इस हादसे में 26 लोगों की जान चली गई है और 4 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज देहरादून के अस्पताल में चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 5 जून की रात को ही देहरादून चले गए थे, जहां उन्होंने उत्तराखंड प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करके राहत एवं बचाव अभियान की जानकारी ली। मध्य प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5 लाख और घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया है। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों के लिए 2-2 लाख की आर्थिक सहायता का ऐलान किया। घायलों को 50,000 रुपए देने का वादा किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस हादसे में जांच के आदेश दे दिए हैं।
दूसरी सुर्खी का संबंध मार्च 2006 के वाराणसी सीरियल ब्लास्ट केस से जुड़ा है। आज इस मामले में गाजियाबाद की एक अदालत ने मुख्य आरोपी मोहम्मद वलीउल्लाह को फांसी की सजा सुना दी। 7 मार्च 2006 की शाम 6:15 के करीब 15 मिनट के अंतराल पर वाराणसी के संकट मोचन मंदिर और कैंट रेलवे स्टेशन पर धमाके हुए थे। कम से कम 18 लोगों की जान गई थी और तकरीबन 100 लोग घायल हुए थे। वलीउल्लाह एक मुफ्ती था तब और प्रयागराज के फूलपुर का रहने वाला था। उस वक्त वाराणसी के वकीलों ने वलीउल्लाह की पैरवी करने से मना कर दिया था, इसलिए उस पर जो मुकदमा चलाया गया उसकी सुनवाई हुई गाजियाबाद की अदालत में। वलीउल्लाह पर हत्या के प्रयास, जानबूझकर घातक हथियारों से चोट पहुंचाने और एक्सप्लोसिव एक्ट की अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। उस पर कुल 3 अलग अलग मामले चलाए गए थे, जिनमें से 2 में दोष साबित हुआ। ये 2 मामले थे संकट मोचन मंदिर में हुए धमाके से संबंधित था एक, और दूसरा था रेलवे क्रॉसिंग से बरामद विस्फोटकों से संबंधित। कैंट स्टेशन के वेटिंग हॉल में जो धमाका हुआ था उस मामले में वलीउल्लाह पर दोष साबित नहीं हो सका। उसे 4 जून को दोषी मानते हुए अदालत ने सजा के लिए आज का माने 6 जून का दिन मुकर्रर किया था। अब वलीउल्लाह की पहचान एक आतंकवादी की है। हिंदुस्तान टाइम्स पर छपी पीयूष खंडेलवाल की रिपोर्ट के मुताबिक उसके 4 और साथी भी थे, मुस्तफीज, जकरिया और वसीम। ये 3 फरार हैं। चौथा साथी मोहम्मद जुबैर पुलिस की कार्रवाई में पहले ही मारा जा चुका है। तीसरी सुर्खी का संबंध कानपुर हिंसा से है। पैगंबर मोहम्मद के अपमान के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर 3 जून को कानपुर में हिंसा और पत्थरबाजी हुई थी। जबरन दुकानें बंद करवाई गई थी। सीसीटीवी फुटेज और हिंसा के वीडियोस की पड़ताल के बाद कानपुर पुलिस ने 40 संदिग्ध दंगाइयों की तस्वीरें जारी कर दी हैं। कानपुर पुलिस अब शहर में 20 मुख्य आरोपियों की तस्वीरों के साथ कम से कम 25 होर्डिंग्स लगवाने वाली है। इन होर्डिंग्स पर स्थानीय एसएचओ और पुलिस के आला अधिकारियों के फोन नंबर भी होंगे। इन पर जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखने का वादा किया गया है पुलिस विभाग की तरफ से। अब तक पुलिस 38 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि उसने कम से कम 100 पत्थरबाजों और संदिग्ध दंगाइयों की पहचान कर ली है। जल्द ही इन सब पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चौथी सुर्खी पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले से जुड़ी है। पंजाब पुलिस ने इस मामले में 2 और लोगों के नाम संदिग्धों की सूची में डाल दिए हैं। मूसेवाला की हत्या 29 मई को हुई थी, माफ कीजिएगा। इस रोज जब वो अपने घर से निकल रहे थे, एक युवक उनके साथ सेल्फी लेने की कोशिश करता नजर आ रहा है सीसीटीवी फुटेज में। पुलिस को शक है कि इसी युवक ने मूसेवाला के घर से निकलने की जानकारी हमलावरों तक पहुंचाई थी। 5वीं सुर्खी जुड़ी है नोट से, माने रोकड़ा। बीते दिनों ऐसी अपुष्ट खबरें थीं कि भारतीय रिजर्व बैंक नोटों के एक नए डिजाइन पर विचार कर रहा है और इस डिजाइन में महात्मा गांधी का चित्र शामिल नहीं होगा। उनकी जगह रविंद्रनाथ टैगोर और एपीजे अब्दुल कलाम जैसी शख्सियतों के चित्र शामिल किए जाएंगे। विवाद खड़ा होता देख केंद्रीय बैंक ने आज बयान जारी कर दिया और कहा कि गांधी जी की तस्वीर हटाने जैसा कोई भी प्रस्ताव बैंक के पास विचाराधीन नहीं है। बैंक ने अपने बयान को ट्वीट भी किया है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। कबीर दास जी के सबसे प्रचलित दोहों में से एक है। आमतौर पर कक्षा 6ठी या 7वीं में बच्चों को पढ़ा दिया जाता है। लाइनें इतनी सरल है कि हमेशा याद रहती हैं, समझने में बहुत कोशिश नहीं करनी पड़ती। दुर्भाग्यवश आजकल डिबेट के वक्त इसका मतलब हर कोई भूल जाता है। लाइनें बदलकर हो जाती हैं कि ऐसी वाणी बोलिए सबसे झगड़ा होए। पंचम स्वर पर कोई एंकर सवाल करता है। उद्वेलित उन्माद के सप्तम स्वर पर वक्ता, प्रवक्ता और नेता जवाब देने लगते हैं। बात का बतंगड़ बन जाता है और बतंगड़ बड़े विवाद की शक्ल भी ले लेते हैं। कई बार यही विवाद भौगोलिक सीमाओं के पार पहुंच जाते हैं। इंटरनेट के जमाने में एक बयान क्या कर सकता है, बीजेपी प्रवक्ता से पूर्व प्रवक्ता हो चुकी नुपुर शर्मा के तौर पर उदाहरण हम सबके सामने है। हुआ क्या अब तक आप जान चुके हैं। रिमाइंडर के लिए बता दें कि नुपुर शर्मा ने एक टीवी डिबेट के दौरान ज्ञानवापी मसले पर इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक टिप्पणी की जिसे आपत्तिजनक माना गया। धीरे धीरे वीडियो की वो क्लिप वायरल होने लगी। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता रहे नवीन जिंदल ने उसी अमर्यादित टिप्पणी पर ट्वीट कर विवाद को और बढ़ा दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम समुदाय उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लगा। नुपुर शर्मा के मुताबिक उन्हें जान से मारने की धमकी भी मिलने लगी। कानपुर दंगा भी उसी बयान को लेकर शुरू हुए विवाद पर हुआ था। नुपुर शर्मा पर कार्रवाई करने की मांग विपक्ष के कई नेता करते रहे। एक हफ्ते तक ये सब कुछ चलता रहा। धीरे धीरे बात पहुंच गई अरब के मुल्कों तक। चूंकि पैगंबर मोहम्मद को मानने वाले दुनिया भर के मुसलमान हैं और उन्हें अपने आराध्य पर की गई टिप्पणी नागवार गुजरी, पहले अरब देशों के मौलवियों ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बयान की मजम्मत कर दी।
अरब के देशों में भारतीय सामानों के बहिष्कार की मुहिम चलाने की बात होने लगी। आज भारत और वेस्ट एशिया रीजन के मुल्कों से संबंध पर पड़ने लगी। एक बयान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फजीहत का विषय बन गया। मामला डिप्लोमेसी यानी कूटनीतिक स्तर तक भी पहुंचा। मिडिल ईस्ट में ज्यादातर देश मुस्लिम आबादी वाले हैं। कतर, कुवैत, ईरान, सऊदी अरब, ओमान, यूएई जैसे देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी। दो देशों के बीच कूटनीतिक संबंध होने पर आपत्ति भी कूटनीतिक तरीके से जताई जाती है। वो आपत्ति कई तरीके से हो सकती है। हो सकता है कि चिट्ठी लिखकर संबंधित देश के दूतावास से आपत्ति दर्ज करा दी जाए, क्योंकि वो सरकार को देगा। कई बार फोन कॉल के जरिए शिकायत की जाती है। डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा, सबसे सीरियस, हाईएस्ट फॉर्म माना जाता है जब कोई देश संबंधित देश के राजदूत या उच्चायुक्त को तलब करके विरोध जताए। इसका मतलब ये होता है कि आपके देश के राजदूत को बाकायदा सदैह बुलाया जाता है ऑफिस में, डिस्प्लेजर जताते हुए जवाब मांगा जाता है। इस मसले पर कतर, कुवैत, ईरान ने डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के हाईएस्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल किया। हमारे राजदूतों को बुलाया गया, वहां हिंदुस्तान के राजदूतों को तलब किया गया, जबकि सऊदी अरब, ओमान, यूएई और बहरीन जैसे देशों ने बयान जारी करके निंदा की। सबसे पहले बात कतर की करते हैं। कतर की प्रतिक्रिया ऐसे वक्त में आई जब देश के उपराष्ट्रपति, हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, उसकी राजधानी दोहा में मौजूद थे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के साथ खाड़ी देशों के संपन्न मुल्क कतर में हाई प्रोफाइल दौरे पर थे। कतर के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में भारत की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के विवादास्पद बयान पर कड़ी नाराजगी जताई गई। भारतीय राजदूत दीपक मित्तल को तलब भी किया गया। कतर के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में लिखा गया कि इस तरह की इस्लामोफोबिक टिप्पणियों को बिना सजा के जारी रखने की अनुमति देना मानवाधिकारों की सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इससे हिंसा और नफरत का माहौल बन सकता है। भारत सरकार से कतर मामले में सार्वजनिक माफी और इन टिप्पणियों की तत्काल निंदा की उम्मीद करता है। साथ ही पूछा गया कि क्या भारत सरकार ऐसे बयानों से इत्तेफाक रखती है। कतर के अलावा कुवैत के विदेश मंत्रालय ने भी भारतीय राजदूत सीबी जॉर्ज को रविवार को तलब कर दिया। एशिया मामलों के सहायक विदेश मंत्री द्वारा एक आधिकारिक विरोध नोट सौंपा गया। नोट में बीजेपी प्रवक्ता के बयान की निंदा की गई और त्वरित कार्रवाई की मांग रखी गई। भारत सरकार की तरफ से इसका जवाब भी दिया गया, क्योंकि मामला फॉर्मल हो गया था। लिखित तौर पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार सभी धर्मों का पूरा सम्मान करती है। राजदूत ने साफ किया कि ट्वीट या बयान किसी भी तरह से भारत सरकार के मंतव्य को नहीं दर्शाता है, और एक लाइन लिखी गई जिसकी खूब चर्चा भी है, दीज आर द व्यू ऑफ फ्रिंज एलिमेंट्स, मतलब ये पैगंबर मोहम्मद पर अराजक या असामाजिक तत्वों द्वारा टिप्पणी की गई। हाशिए के जो समूह होते हैं उनको फ्रिंज, उसका हिंदी में सीधा अनुवाद इसी तरह से होता है। दिलचस्प बात यह रही कि भारत सरकार के राजदूत सत्तारूढ़ दल बीजेपी के ही पूर्व प्रवक्ताओं को फ्रिंज एलिमेंट्स बता रहे थे, उनके बयानों से किनारा कर रहे थे। तब तक बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निलंबित कर दिया था और नवीन जिंदल को पार्टी से निष्कासित किया जा चुका था। ईरान ने भी बयान की निंदा की है। समाचार चैनल ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश के अनुसार ईरान के विदेश मंत्रालय ने तेहरान में भारतीय राजदूत को बुलाकर विरोध जताया है। सऊदी अरब ने राजदूत को तलब नहीं किया, मगर बयान के जरिए विरोध जताया। ऐसी प्रतिक्रियाएं बहरीन और यूएई जैसे मुल्कों से भी आई। अफगानिस्तान, पाकिस्तान ने मौके पर चौका लगाने की कोशिश कर ली, लेकिन पाकिस्तान को जवाब उसी भाषा में दिया गया। भारत की तरफ से साफ कह दिया गया कि पहले अपने देश में अल्पसंख्यकों की चिंता कीजिएगा, फिर हमसे कहिएगा। एक बयान ओआईसी यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की तरफ से भी आया, जो 57 मुस्लिम देशों का संगठन है। ओआईसी की तरफ से कहा गया कि भारत में मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी हुई है। संगठन ने भारत के कई राज्यों के शिक्षण संस्थाओं में हिजाब बैन और मुसलमानों की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाए जाने का जिक्र करते हुए कह दिया कि मुसलमानों पर पाबंदी लगाई जा रही है। ट्वीट में आगे लिखा गया, ओआईसी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार परिषद से मुसलमानों को टारगेट करने के मामलों को संबोधित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आह्वान करता है। ओआईसी की तरफ से आए बयान पर भारत सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ओआईसी महासचिव की टिप्पणी को खारिज किया, कहा कि यह खेदजनक है कि ओआईसी सचिवालय ने एक बार फिर से प्रेरित, भ्रामक और शरारतीपूर्ण टिप्पणी की है। ये केवल निहित स्वार्थों के इशारों पर अपनाए जा रहे विभाजनकारी एजेंडे को दिखाता है। हम ओआईसी सचिवालय से अपने सांप्रदायिक दृष्टिकोण को आगे बढ़ने से रोकने और सभी धर्मों के प्रति उचित सम्मान दिखाने का आग्रह करेंगे। कुल मिलाकर लब्बुलुआब ये रहा कि जिस तरह के बयान आए उसी तरह के जवाब भी दिए गए। नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल पर कार्रवाई हुई, अरब मुल्कों को जवाब दिया गया। भारत सरकार ने स्टैंड क्लियर भी कर दिया गया। यह खबर थी। अब यहां से आगे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल यह कि क्या अरब मुल्कों को दबाव न होता तो कार्रवाई न की जाती।
अरब मुल्कों की प्रतिक्रियाओं को इतनी तरजीह क्यों दी गई? जवाब है भारत और खाड़ी देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से मजबूत रहे रिश्ते। भारत अपनी ज़रूरत के जो कच्चा तेल होता है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा विदेश मंत्रालय के डेटा के मुताबिक लगभग 76 लाख भारतीय मिडिल ईस्ट देशों में काम करते हैं। कोरोना महामारी की चोट से अभी तक भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह से उबर नहीं पाई है, हम जानते ही हैं। ऐसे में अगर ये मामला ज़्यादा तूल पकड़ता है तो इससे देश की आर्थिक सेहत को नुकसान पहुंचने की संभावना थी, आशंका। भारत अपनी ज़रूरत का कुल 52% से ज़्यादा तेल इन्हीं देशों से आयात करता है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि जीसीसी, जिसमें कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन, ओमान और यूएई शामिल हैं, 2020-21 में भारत ने $90 अरब का व्यापार किया था इन देशों के साथ। इसके अलावा भारत को फॉरेन रिजर्व का एक बड़ा हिस्सा यहीं से मिलता है, रेमिटेंसेस, ये लोग जो अपनी तनख्वाह से भेजते हैं। एक और चीज़ है जिसका जिक्र यहाँ होना चाहिए, आपको याद होगा, अनुच्छेद 370 को जब निष्प्रभावी किया गया, पाकिस्तान ने पुरजोर विरोध किया, मगर तब मिडिल ईस्ट के ज़्यादातर देश भारत के साथ खड़े हुए थे। यहाँ तक कि ओआईसी ने भी मुस्लिम देश होने के बावजूद पाकिस्तान की बात को तरजीह नहीं दी थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या रही, अब उन्हें भी सुनिए। भारत माफी मांगे, ऐसी गलती भारत ने नहीं की है। गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसका खामियाजा देश क्यों भुगतेगा? आज प्रधानमंत्री को उनके राजधर्म के बारे में याद दिलाया जा रहा है कतर और कुवैत द्वारा। इससे ज्यादा शर्मनाक बात हम सबके लिए और क्या हो सकती है? एक प्रधानमंत्री और उसकी पार्टी ने हम सबका सर नीचे झुका दिया और भारत माफी मांग रहा है। हमें इस बात को हम स्वीकार नहीं करते कि इसमें किसी भारतीय की गलती है। भारत संविधान की मूल्यों को सदैव आदर करता है। नहीं करते होंगे भारतीय जनता पार्टी वाले तो वो भुगते खामियाजा, वो मांगे माफी। भारत को माफी नहीं मांगनी चाहिए। मैं देश के प्रधानमंत्री को जब भिवंडी में मैं जनसभा को एड्रेस कर रहा था, उस वक्त भी प्रधानमंत्री से अपील किया कि आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये गलत कहा उन्होंने, मगर देश के प्रधानमंत्री टस से मस नहीं हुए। और 10 दिन के बाद, क्योंकि गल्फ कंट्रीज में यह मसला बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए हालत मजबूरी में देश के प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल स्पोक्स पर्सन के खिलाफ एक्शन लिया। ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि एक्शन तो आपको 10 दिन पहले लेना था, जब मैं बहैसियत एक भारत के इंडियन सिटीजन के, मेरा मजहब मुसलमान, मैं मुसलमान हूं, हम आपसे अपील कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अब एक्शन नहीं लेते आप। सर्वधर्म संभाव तो हमारी नीति है। सर, नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को एक्सपेल कर दिया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? और दीजिए आखिरी सवाल, इस पे क्या कहना चाहेंगे? सॉरी। राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के बाद अब यहां से कुछ सवाल और हैं जो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। अरब देशों का दखल देश की हार है या जीत? कार्रवाई सुधार है या देश का झुकना? इस 2 सवाल हैं बड़े। हमें लगता है कि किसी शिकायत पर की गई कार्रवाई को हार या जीत मानने से बचना चाहिए। ऐसा करके हम इंसाफ के माहौल को कमजोर करते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हुआ है तो हम न्याय चाहते हैं। न्याय बिना भेदभाव और दिक्कत के समय पर मिले, ऐसी एक सभ्य समाज से अपेक्षा रहती है। न्याय देने वाला शिकायत सुनकर राहत देता है, न्याय करता है, फैसला देता है। इसका मकसद होता है सुधार। ऐसे में एक नज़ीर बनती है कि दूसरे ऐसा न करें। इससे जब हम हार जीत के चश्मे से देखने लगते हैं तो सबका नुकसान होता है। ये दुश्मनी और नफरत को बढ़ावा देता है, आपसी समझ को कमजोर करता है, अविश्वास को बढ़ाता है, क्योंकि तब शिकायत पर राहत देने वाले को ही लगने लगता है कि क्या उसने न्याय करके कुछ गलत कर दिया। दूसरा बिंदु जिस पे आपको गौर करना चाहिए, दोषी में सुधार और प्रायश्चित की जगह हार की निराशा और द्वेष सक्रिय हो जाता है। जब जश्न मनता है, राहत पाने वाला खुद को विजेता समझकर आक्रामक हो जाता है, अहंकारी बन असंतोष की वजह बनता है। इंसाफ देने वाले से जुड़े लोग उससे नाराज होने लगते हैं। जो समर्थक होते हैं उन्हें लगता है कि हमारे साथ धोखा हो गया। ऐसे में इंसाफ वाला अपनी साख बचाने के लिए आगे ऐसे फैसले लेने में संकोच करने लगता है। अंत में होता यह है कि न्याय से चलने वाले समाज का उद्देश्य भटक जाता है, स्कोर सेटल होने लगते हैं। इस बार भी ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की जा रही है। अपने अपने तरह के नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं। कैसे? कुछ पर गौर कीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि बीजेपी सरकार पर पड़े अंतर्राष्ट्रीय दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सकी।
फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि बीजेपी कमजोर हो गई है, अपने कार्यकर्ता की नजरों से उतर गई है। कुछ लोग इसे भारत के कथित सेक्युलर चरित्र के सामने बीजेपी के कथित कम्युनल फेस की हार बताने लगे हैं। कुछ इतने खुश हैं कि वो दुनिया भर में हो रहे पीएम मोदी के अपमान को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहे हैं, उसका भी सेलिब्रेशन हो रहा है। कुछ इस विभाजनकारी नफरत वाली सांप्रदायिक राजनीति के मुंह में तमाचा बताने की कोशिश कर रहे हैं इसे, और कुछ कहते हैं कि मौजूदा सरकार की वजह से दुनिया में भारत का मस्तक झुका है। इतने सारे नैरेटिव्स हैं, हर किसी के अपने पैरोकार हैं, लोग तर्क देते हैं, आपने देखा होगा। अब जरा ईमानदारी से देखिए कि जो जीत का जश्न मना रहे हैं, क्या वो देश के बड़े वर्ग में इस धारणा को मजबूत नहीं कर रहे कि इस देश में दो पहचान के लोग हैं जिनमें से एक को भारत की बेइज्जती पर खुशी होती है? कई बात दिमाग में नहीं आ रही होगी। क्या यहाँ ऐसा नहीं लगता कि सरकार और देश को एक मान लिया गया है और हम सरकार को नीचा दिखाने के चक्कर में देश को नीचा दिखाने लगते हैं? क्या किसी संप्रभु देश के नागरिकों के लिए एक गर्व का विषय हो सकता है कि बाहरी देशों के दबाव में उनका देश झुके? क्या हमें कुछ भी ऐसा करना चाहिए कि किसी एक दल का पर्टिकुलर राजनीतिक एजेंडा हमारे पूरे देश का चरित्र साबित किया जाए और हम उसमें बहने लगें? मानवाधिकार, नैतिकता, कानून के आधार पर अगर कोई देश आपत्ति करता है तो वाजिब है, लेकिन धार्मिक आधार पर अगर समान धार्मिक विश्वास वाले देश दबाव बनाते हैं तो क्या देश में सांप्रदायिक सोच को और ज़्यादा मजबूती नहीं मिलती है? इसलिए हमारा मानना है कि इंसान या न्यायपरक फैसले को हार जीत के चश्मे से देखकर विवाद को और नहीं बढ़ाना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। उन लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए जो समाज में खाई पैदा करने का काम कर रहे हैं। सरकार को उन तत्वों से सख्ती से निपटना चाहिए जो हिंसा और हिकारत की बातें करते हैं, जैसे राजस्थान के बूंदी के मौलाना। इनकी बात सुन लीजिए। बात जब नामूस की आती है तो हमने तारीख में देखा है, सहाबा ने अपनी जानें कुर्बान की है, तो हम भी अगर मौका आएगा तो सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे। तुम मुझे गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे वालिदैन को गाली दो, बर्दाश्त है। तुम मेरे खानदानों को बुरा कहो, बर्दाश्त है। लेकिन मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो, जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे, हाथ काट लिया जाएगा। उंगली उठाओगे, उंगली काट ली जाएगी। अगर निगाहें भी उठी ना तो निकाल कर बाहर फेंक देंगे। बूंदी जिले के मौलाना पर अब राजस्थान पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की बात कही है। जीभ काटना, हाथ काटना, उंगली काटना, ये सारी बातें करने वालों पर कानून को कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये देश कानून और संविधान की कसौटी पर चलता है, किसी धार्मिक या कबीलाई फरमान पर नहीं। भारत संवाद का देश है। इस देश में किसी भी चीज़ पर बहस हो सकती है, लोग अपनी बात खुलकर रख सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने कहा, हम बहस का देश है, ना कि एक दूसरे पर जूतम पैजार करने का, एक दूसरे की भावनाओं को आहत करने का। भाषा के संयम के साथ अपनी बात ज़रूर रखी जानी चाहिए। किसी चीज़ में कोई खोट लगे, कोई खामी लगे, उससे सुधार करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उस समूह से आए तभी आप बात कह सकते हैं। दूसरे समूह के लोग भी कह सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन उसका एक तरीका है। चीज़ें तरीके से होंगी तब इस तरह के विवादों से हम बच पाएंगे। आखिर में कू की राय। आज हमने कू पर जनता से पूछा था कि क्या भड़काऊ डिबेट से विदेश में भारत की छवि खराब होती है। हाँ में जवाब दिया है 75% लोगों ने, ना में जवाब दिया है 25% लोगों ने। आप भी कू पर हमारे पोल्स का हिस्सा बन सकते हैं। बनना अगर चाहते हैं तो कू पर दी ललन टॉप को फॉलो कीजिए। हम कू पर आपसे अलग अलग मुद्दों पर राय लेते रहेंगे। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर #LTShow के साथ कू करके भी बता सकते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक और अपडेट जिसे हम आपके साथ में बांटना चाहते हैं। नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल दोनों ने अपने बयान के लिए अनकंडीशनल अपॉलॉजी इशू कर दी, बिना शर्त माफी मांग ली है, लेकिन दोनों के खिलाफ मामले दर्ज हो रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों में और गिरफ्तारी की मांग अब भी चल रही है। नवीन जिंदल ने कहा है कि उनके परिवार को खतरा है, उनको धमकी दी गई है। इस संबंध में उन्होंने एफआईआर भी दर्ज कराई है। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि।